हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एमएचटी सीईटी एंड स्टेट बोर्ड दोनों के लिए जो बेसिक सीरीज हमने स्टार्ट किया है डीएसएमएस टीम द्वारा उस वीडियो सीरीज के अंदर। और बायोलॉजी के अंदर आपको पता है अब तक हमने पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर और पांचवा चैप्टर, ये 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। आज के लेक्चर में हम छठे चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर रिलेशन इसको देखने वाले हैं। आप बोलोगे सर इसके पहले चैप्टर हमें कहां मिलेंगे? तो टेंशन नहीं लेना है, इस चैनल के ऊपर महा टॉपर्स के ऊपर प्लेलिस्ट सेक्शन है, उधर आप जाओ और प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट के 4 प्लेलिस्ट मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है आपके लिए महाराष्ट्र के 4 टॉप एजुकेटर ने मिलकर ये कंपनी बनाया है, दैट इज महा टॉपर्स। ठीक, चल तो देखते हैं फिर अभी हम कैसे पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, जो कि बेसिक होगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको एक क्लियरली आइडिया आ जाएगा इस चैप्टर में आपको पढ़ने को क्या है। एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं और माइंड ब्लोइंग लेक्चर होने वाला है। देखो, प्लांट वाटर रिलेशन बहुत इजी है। प्लांट और वाटर, बस यह लैला यह मजनून उनका रिलेशनशिप, बस बात खत्म। प्लांट वाटर के लिए और वाटर प्लांट के लिए कितना जरूरी है, एक बार याद रखना। मैं आपको एक चीज बताऊं जी सर, तो जो वाटर है वो प्लांट के लिए बहुत बहुत जरूरी है, राइट, बहुत जरूरी है। बट जो प्लांट है वो वाटर के लिए जरूरी है ऐसा नहीं। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं? बिल्कुल सर, कि वाटर ना सर प्लांट के लिए बहुत जरूरी है। ये वाटर अगर नहीं मिला ना प्लांट को तो प्लांट मर जाएगा। बराबर, यस। प्लांट को वाटर नहीं मिला तो मर जाएगा, लेकिन वाटर को प्लांट नहीं मिला तो भी वाटर के पास बहुत सारे प्लांट है। क्या बात समझ रहे हो? बिल्कुल। तो इतना इजी और इतना इंटरेस्टिंग ये वीडियो, ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। प्लांट और वाटर का लव स्टोरी है, रिलेशन है। प्लांट वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करता है, कितने टाइप्स के वाटर होते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, बहुत सारी चीजें ऐसे हम देखेंगे जो आज के इस लेक्चर में देखेंगे। ओके, और इस सब के आपको महा टॉपर्स ऐप के ऊपर इसकी जो लेक्चर नोट्स है ये आपको फ्री मटेरियल में मिल जाएंगे। कहां पे? ये जो नोट्स है लेक्चर के वो आपको फ्री मटेरियल सेक्शन में मिलेंगे। कहां पे? फ्री मटेरियल सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलो तो देखते हैं अभी अपना पहला टॉपिक आज के लेक्चर का, जो आप यहां पे देख सकते हो सीधा, वो ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सबसे पहले वाटर, तो मैंने आपको बोला पहले से क्या कि जो पूरा चैप्टर होगा वो आपके प्लांट एंड वाटर, ये दोनों चीजों के आसपास में ही घूमने वाले हैं। बराबर, यस। अब इधर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में पहला ये होता है लिक्विड। पहली प्रॉपर्टी जो है वाटर की, याद रखो कि वाटर लिक्विड होता है। ये बचपन से आपने समझा है, आपने देखते आए हुआ, बट एक थोड़ा सा चीजों को लिखते वक्त भी लिखना पड़ेगा। पहली प्रॉपर्टी ये यूनिवर्सल, एक तो इसका रूम टेम्परेचर, रूम मतलब हमेशा याद रखना नॉर्मल टेम्परेचर। तो नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर ये जो होता है ये होता है लिक्विड, कौन? वाटर। ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट जो है वो एक सॉल्यूशन में, याद रखना सॉल्यूशन कोई जो चीज होती है उस सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूशन, एक होता है सोल्यूट। अब सॉल्वेंट यानी क्या? जैसे फॉर एग्जांपल अगर सॉल्यूशन की बात करें तो नींबू शरबत, ठीक है, नींबू मैंने यहां पे लिख दिया, नींबू और शरबत। तो नींबू और शरबत ये क्या हो जाएंगे? सॉल्यूशन है। तो उसमें सॉल्वेंट कौन है? वाटर। तो हमेशा याद रखना सॉल्वेंट जो होगा वो होगा वाटर और सोल्यूट जो होगा वो होगा नींबू का जूस। ठीक है, यस। इंग्लिश में इसको लिख देते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से, लेमन जूस। ठीक है, क्योंकि ऊपर का भी लिखा है इंग्लिश में तो नीचे का इंग्लिश में। तो सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, एक सॉल्वेंट एक सोल्यूट। सॉल्वेंट यानी कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सोल्यूट यानी कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो नींबू शरबत के अंदर नींबू के रस का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा और पानी भर भर के होगा, वो सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सोल्यूट होते हैं। और बेटा ये जो वाटर है वो सॉल्वेंट की तरह हम उसको यूज करते हैं। यूनिवर्सल हर एक जगह पे इसको सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। उसके बाद ये इनर्ट होता है। इनर्ट मतलब क्या? कि ये एसिडिक भी नहीं, बेसिक भी नहीं, ये इनर्ट होता है। मतलब किसी के साथ ये रिएक्शन नहीं करता, इसको किसी के साथ मिक्स कर देंगे तो ठीक है। इसका जो पीएच भी होता है वो होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल पीएच, यानी कि 7 इसका पीएच होता है, लगभग 7। ठीक। उसके बाद ये बेस्ट एक्वस मीडियम है फॉर सेलुलर बायोकेमिकल रिएक्शंस। मतलब ये एक्वस मीडियम यानी ये इनएक्टिव मीडियम है। क्या है? इनएक्टिव मीडियम है रिएक्शंस को करने के लिए जो अपने बॉडी में होते हैं, इसलिए उसको बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं।
ये इसेंशियल रॉ मटेरियल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट है ना, वाटर भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद इसके अंदर हाई स्पेसिफिक हीट होता है, ये हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, बराबर। उसके बाद हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि इसको हीट देनी पड़ती है तब जाके इसके वेपर्स बनते हैं वाटर से, लिक्विड से, दैट्स वाई इसको हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन भी, मतलब कि हीट को ये एब्जॉर्ब भी कर सकता है, इसको ज्यादा अमाउंट में हीट चाहिए तभी ये वेपराइज होगा, और उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी होती है, इसलिए इसको हम थर्मल बफर कहते हैं। किसको, वाटर को, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर जो ये हमें देखने को मिलती है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ देखने को मिलती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण ये सभी प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिल रहा है। और उसके बाद लास्ट में याद रखना है, ये कोहेशन एंड अधेशन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल के बीच में जो वाटर के अंदर होता है। अब इसमें थोड़ा सा चीजों को समझना है आपने कि व्हाट इज मीन बाय कोहेसिव एंड अधेसिव। कोहेसिव एंड अधेसिव ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि दो मॉलिक्यूल जब आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उनके बीच में जो फोर्स होगा उसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। उसके दो टाइप है। कोहेजन मतलब क्या, कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, जब दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्ट करेंगे मतलब क्या, ये ऐसा पास पास आ रहे हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा कोहेशन। और जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने का प्रयास करेंगे, तो उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो अधेशन होगा। अधेशन या फिर अधेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोहेशन या फिर कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वाटर में ये दोनों भी होता है, जिसमें वाटर वाटर के मॉलिक्यूल भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और वाटर और ग्लास के मॉलिक्यूल भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। सेम मॉलिक्यूल के बीच में कोहेशन, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में अधेशन, दोनों बीच में होता है। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 प्रॉपर्टीज आपको याद रखने हैं। बहुत बार बोर्ड में ये सवाल भी आए हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। क्या बात समझ में आ रही है, डन है, क्लियर है, ओके है, ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अगला आपको समझना है वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन, ठीक है। जैसे मैंने बोला शुरुआत में चैप्टर आपका वाटर और प्लांट इसके अराउंड में ही घूमने वाला है। यहां पर देखो वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन, यानी क्या कि वाटर को एब्जॉर्ब करने वाला ऑर्गन जो प्लांट्स में होता है वो कौन सा होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वो होता है रूट। और ये रूट के अंदर ही हम चीजों को समझने वाले हैं कि रूट में क्या क्या है। अब ये रूट के अंदर अलग अलग रीजन भी होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। और रूट के अंदर आप बोलोगे सर ये भी रूट है क्या, ये रूट का एक पार्ट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो यहां पे मैं प्लांट बना देता हूं, ये बना दिया मैंने प्लांट, ठीक है, यस। तो इसको थोड़ा सा ऊपर से क्या करेंगे, हरा वाला प्लांट बनाएंगे, ग्रीन 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 लगना चाहिए कि ये प्लांट है, बराबर। और नीचे से इसको कथिया कलर जैसा, यस, ये वाला, ठीक है, ये हो गया उसका रूट। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ सर। तो प्लांट बन गया, प्लांट का स्टेम बन गया, रूट बन गया प्लांट का, बराबर। अब इधर थोड़ा सा देखो, इस पार्ट को, कौन से पार्ट को, इस पार्ट को गुलाबी कलर से करते हैं। चलो इस पार्ट को हमने क्या किया, ऐसे इधर से काटा, ठीक है। अब ये इधर लेके आए हम, पूरा रूट है, पूरा को पूरा रूट लेके आए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही पार्ट, पूरा को पूरा रूट पकड़ लो, ठीक है। मतलब ये ऐसा समझ लो कि ये रूट जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसको जूम आउट किया रूट को, तो देखो अलग अलग रीजन देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप किसी सिटी में रहते हो तो सिटी में अलग अलग रीजन होते हैं, बस स्टैंड का रीजन अलग, कोई दूसरा रीजन अलग, वैसे ही अलग अलग रीजन्स जो है वो आपको यहाँ पर प्लांट के अंदर भी देखने को मिलेंगे, बराबर। क्या बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। तो आप जस्ट इतना सोचिए कि आपके सिटी के अंदर कौन कौन से रीजन होते हैं, अलग अलग रीजन है, बहुत सारे रीजन है। लेकिन यहाँ पे कितने हैं जो हमें पढ़ने हैं, सर यहाँ पे तो ज्यादा नहीं है, तो फिर कितने हैं देख लो। यहाँ पे पहला है मैचुरेशन जोन, रूट हेयर जोन, जोन ऑफ इलोंगेशन, मेरिस्टेमेटिक रीजन। रीजन यानी कि जोन, जोन यानी कि रीजन, यानी कि एक एरिया, पर्टिकुलर एक जगह, वो पार्ट, वो प्लेस। अब सबसे पहले मुझे आप बताओ, यहां पर जो पहला रीजन आप देख पा रहे हो वो है मैचुरेशन रीजन। मतलब क्या कि देखो, जैसे भी कभी भी रूट बनेगा तो रूट पहले इधर होगा, फिर बढ़ते 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 फिर आगे गया। मतलब सबसे पुरानी सेल कहाँ पे होंगी, इसी जगह पे। ये सबसे पहले बनी थी इसलिए ये पुरानी है, ये ओल्ड है, ये मैच्योर है, इसलिए इसको मेरिस्टेमेटिक यानी कि सॉरी मैच्योरेशन बोलते हैं। मैच्योरेशन यानी कि वहां पे जो सेल है वो पूरी तरीके से मैच्योर हो गई है, क्योंकि वो सबसे पहले बनी है। फिर आगे आगे ऐसे बढ़ते आया रूट, बराबर, बिल्कुल। उसके बाद आगे अगर आप देखोगे तो ये आपका पहला मैच्योरेशन जोन हो गया। दूसरा ये रूट हेयर का जोन है, जिसके ऊपर रूट हेयर आते हैं वो रूट हेयर जोन है, रूट हेयर आगे हम पढ़ेंगे।
तो जिन रीजन के अंदर रूट के जिन रीजन पे रूट हेयर है वो रूट हेयर रीजन। उसके बाद आगे अगर हम देखेंगे तो ये है जोन ऑफ इलोंगेशन, मतलब इस जगह पे जो रूट है वो अच्छे से इलोंगेट हुआ है, इलोंगेट मतलब लंबा हुआ है, इसको बोलेंगे जोन ऑफ इलोंगेशन। मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, जो रूट है वो लंबा बन रहा है। और सबसे नीचे जो है वो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, यानी कि ये फोर्थ रीजन, ये हो गया आपका सेकंड रीजन, ये हो गया थर्ड रीजन, और ये फोर्थ। और फोर्थ रीजन यानी मेरिस्टेमेटिक, और मेरिस्टेमेटिक रीजन यानी क्या, कि यहाँ पर ऐसा रीजन है जिसके अंदर जो सेल होते हैं, हमेशा याद रखना, जो सेल होते हैं वो होते हैं ऑलवेज रेडी फॉर सेल डिवीजन। ठीक है, हाँ सर। तो सेल डिवीजन के लिए जो ऑलवेज रेडी होते हैं सेल, वो रूट के इस रीजन में होते हैं जिसे मेरिस्टेमेटिक रीजन कहते हैं। तो मैचुरेशन, रूट हेयर जोन, इलोंगेशन, मेरिस्टेमेटिक। मैचुरेशन, रूट हेयर जोन, इलोंगेशन, मेरिस्टेमेटिक, ऐसे 4 रीजन होते हैं। ये रूट हेयर को रूट हेयर का नाम दिया गया, और नीचे रूट कैप है। रूट कैप क्या करती है कि वाटर जो है, वाटर में कभी कभी अनवांटेड चीजें भी होती है जो प्लांट के अंदर आने से रोकती है, वो रूट कैप होती है जो रूट के पास होती है, और रूट प्लांट का हिस्सा है। समझ में आ रहा है? हाँ। चलो, तो ये तो सर क्लियर हो गया। अब ये बताइए सर, ये जो डायग्राम दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, ये डायग्राम क्या है? ठीक है, अब ये वाली डायग्राम को थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो ये जो है इधर रूट जो हेयर है, रूट हेयर, तो ये रूट हेयर की डायग्राम आपको देखने को, ये किसकी डायग्राम है? ये रूट हेयर की डायग्राम है। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, रूट हेयर की डायग्राम। अब इधर थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं। देखो क्या लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा, ये सेल है या फिर टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल, तो दोनों एक ही हो गए। तो ये होते हैं ऑलवेज रेडी फॉर सेल डिवीजन। ठीक है, ऑलवेज रेडी फॉर सेल डिवीजन। अब ये देखते हैं इधर, देखो ये है रूट हेयर। ठीक है, रूट हेयर, रूट हेयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी है। H2O प्लस लिखा है वाटर को, H2O मतलब वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। कि अब देखो जो रूट है वो एक सेल से बना है। क्या बात ये समझ में आ रही है? क्योंकि जो कोई भी पार्ट होता है वो एक सेल से बनता है, प्लांट का हो एनिमल का हो, तो वो सेल है। तो रूट की एक सेल है यहाँ पे, उस सेल को क्या बोलते हैं पता है? इपीब्लेमा सेल। क्या बोलते हैं? इपीब्लेमा। तो रूट कौन से सेल से बनता है? इपीब्लेमा सेल से बनता है। और यहां पर ये जो सेल है, या मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है इपीब्लेमा सेल। तो सेल है मतलब वहां पर क्या रहेगा बेटा? सेल है मतलब वहां पे क्या रहेगा? सेल वॉल रहेगा, बाहर की लेयर। उसके अंदर की लेयर सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये प्लांट सेल है, और प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है। बट एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है ना? उसके बाद अंदर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है जो फूड स्टोरेज का काम करता है प्लांट के अंदर, हमेशा समझ लीजिए आप। उसके बाद अगर सेल है तो सेल के पास एक न्यूक्लियस भी है, ये हो गया न्यूक्लियस उसका। अब उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी है एनर्जी के लिए, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी रहेगा, ये हो गया साइटोप्लाज्म, है ना? तो पूरा सेल मैंने यहां पे निकाल दिया। तो जो रूट हेयर है, ये इसको क्या बोलते हैं हम? ये इपीब्लेमा सेल जो है इसका साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। कि रूट हेयर कैसे बना है कि रूट की जो इपीब्लेमा सेल थी उसका साइटोप्लाज्म ऐसे बाहर आ गया, एक्सटेंड हो गया। जैसे कोई बलून है, उस बलून को अगर पानी भर के एक बार दबाएंगे तो एक साइड से कैसा पानी बाहर आएगा, मतलब बलून फूगेगा, एक साइड में थोड़ा सा स्ट्रक्चर तैयार होगा। वैसे ही यहाँ पर प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म बाहर चला गया, वैक्यूल भी बाहर चला गया, साइटोप्लाज्म के ऊपर सेल वॉल भी वैसे ही चली गई। तो ये एक्सटेंशन है इपीब्लेमा सेल का। ठीक है, और ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ इपीब्लेमा सेल। तो मैं इधर लिख देता हूं साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ इपीब्लेमा सेल इज कॉल्ड एज रूट हेयर। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो डन, यहां तक सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखो आगे, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा वाटर अवेलेबल इन सॉइल। सॉइल के अंदर कौन कौन से वाटर अवेलेबल है फॉर रूट, तो वो रूट के लिए चाहिए, या फिर फॉर प्लांट, क्योंकि रूट किसका हिस्सा है? प्लांट का ही तो हिस्सा है, प्लांट का ही तो पार्ट है।
तो वाटर अवेलेबल इन सॉइल, सॉइल के अंदर कौन सा टाइप का वाटर अवेलेबल होता है, कितने टाइप का वाटर अवेलेबल होता है जो रूट के लिए होता है या फिर प्लांट के लिए होता है, तो वो होता है 4 टाइप का वाटर। ठीक है, तो पहला मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, जो पहला वाटर होता है वो होता है कैपिलरी वाटर, यानी कि जो ये लंबे लंबे ऐसे जो पोर्स होते हैं, इधर लिख दिए देखो पोर्स, जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर जो लंबे लंबे पोर्स होते हैं उसमें जो पानी अटका हुआ होता है वो कैपिलरी वाटर होता है। दूसरा जो वाटर है वो है ग्रेविटेशनल वाटर, मतलब जो सॉइल में ग्रेविटी के कारण बंधा हुआ है, रुका हुआ है, वो ग्रेविटेशनल वाटर। तीसरा जो वाटर होता है वो होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, यानी क्या कि सॉइल पार्टिकल्स द्वारा जो एब्जॉर्ब किया हुआ वाटर है वो रहेगा आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इधर नीचे दिया भी है सॉइल पार्टिकल। तो इस तरीके से बायोलॉजी से प्यार हो जाएगा, ऐसा कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है ना, ये ग्रेविटी की वजह से। तीसरा हो गया। चौथा जो है वो है कंबाइन वाटर, नाम में ही है कंबाइन, मतलब किसी अदर एलिमेंट के साथ ये कंबाइन है, मतलब ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स राइट। ऑक्साइड यानी क्या कि यहां पर वाटर किसी अदर एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, वो कंबाइन वाटर है। ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर है जो सॉइल पार्टिकल ने एब्जॉर्ब किया गया ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल वाटर। और पोर्स के अंदर छुपा हुआ वो हो गया आपका कैपिलरी वाटर। अब 4 वाटर है, जैसे आपके क्लास में 4 लड़कियां हैं लेकिन आपको पसंद एक ही है दोस्त बनाने के लिए, तो इसमें भी ये जो सॉइल है इसके अंदर 4 टाइप के वाटर है, लेकिन प्लांट को एक ही पसंद है, कैपिलरी वाटर। ठीक है, चलो तो इतना ईजी है और इतना इंटरेस्टिंग वे में देखने वाले हैं। ये तो बेसिक है, मेन लेक्चर को जब देखोगे आप तो फिर तो बहुत ही आसान वे में आप समझोगे उसको। ठीक है, जो आपको बायो स्टडी यूट्यूब चैनल जो है हमारा, उधर स्पेशली बायोलॉजी हम पढ़ाते हैं, वहां पे देखने को मिलेगा। चलो अगला देखो, अगला है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट फ्रॉम सॉइल, कि ये जो अपना वाटर है ये बाय रूट या बाय प्लांट कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, कहां से, सॉइल से। सॉइल से प्लांट या रूट कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो 3 प्रोसेस होती है, वो 3 प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लीजिए। पहली प्रोसेस जो होती है वो होती है इम्बिजन, मतलब फिनोमिनॉन है, ये मैकेनिज्म है। दूसरा डिफ्यूजन, और जो तीसरा है ऑस्मोसिस। ठीक है, पहला समझ लो इम्बिजन यानी क्या, कि जो इसका कहना है कि कोई भी जो चीज है उसके अंदर छोटे 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 पार्टिकल्स होता है, और वो छोटे छोटे पार्टिकल जब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और वो जिस मैकेनिज्म से, उनके पीछे जो कारण होता है, जो प्रोसेस होती है, वही इम्बिजन है। ठीक है, जैसे कोई बादाम है जो आपने रात में भिगो दिए, सुबह वो फूल जाएंगे, यानी कि क्या, उन बादाम के अंदर छोटे छोटे हाइड्रोफिलिक पार्टिकल्स थे, उन्होंने वाटर को एब्जॉर्ब किया, और वाटर को एब्जॉर्ब होने की प्रोसेस जो रहेंगी वहां पे, वो प्रोसेस को हम इम्बिजन कहेंगे। डिफ्यूजन क्या है, तो डिफ्यूजन ऐसा है कि जब हम किसी लिक्विड में, ठीक है, ये चीजें हम डालेंगे यहाँ पे तो ये मिक्स हो जाएंगी सब, ठीक है, तो वो होता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का आसान भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं, इट इज नथिंग बट द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। ठीक है, सो इम्बिजन मतलब हाइड्रोफिलिक पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स ने वाटर को एब्जॉर्ब करना, इम्बिजन। डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग, यहाँ पे हमने एक केमिकल डाला, वो केमिकल सब जगह पे फैल जाएगा, जब तक वो इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा तब तक पूरा फैलेगा, तो यानी कि डिफ्यूजन। और तीसरा है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में एक ही फर्क है कि यहाँ पर भी इंटरमिक्सिंग ही होता है, मतलब यहाँ पर भी डिफ्यूजन होता है, इंटरमिक्सिंग ही होता है पार्टिकल का, बट यहाँ पर जब पार्टिकल का इंटरमिक्सिंग हो रहा होता है तो बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, बस इतना ही डिफरेंस है, ये आपको चीजें समझनी है। ठीक है, तो इम्बिजन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इम्बिजन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। तो इम्बिजन क्या है कि छोटे छोटे वाटर एब्जॉर्ब करने वाले हाइड्रोफिलिक जो पार्टिकल्स होते हैं, उसने जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं जिस मैकेनिज्म से, उसे इम्बिजन कहते हैं। डिफ्यूजन इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, एंड ऑस्मोसिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, बट बीच में क्या रहेगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहेगा। डिफ्यूजन ही है ये, बट इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। और व्हाट इज सेमी परमेबल, इसका अर्थ क्या है सर, तो सेमी मतलब क्या होता है, हाफ, और परमिएबल मतलब आधी चीजों को, मतलब कुछ चीजों को अंदर आने देता है, कुछ को बाहर रोक देता है, दैट इज सेमी परमेबल, है ना। यस सर, चलो अगला देखते हैं। कंसेप्ट जो रहेगा हमारा अगला वो रहेगा आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखो डिफ्यूजन मैंने बोला आपको, जिसमें चीजें मिक्स हो रही है या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, बराबर, वो है डिफ्यूजन। वो है डिफ्यूजन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक नया स्प्रे लिया, परफ्यूम लिया, और मैं स्प्रे लगा के स्कूल कॉलेज में चला गया, तो फिर मैं वहां पे गया तो वहां पर जो स्प्रे के पार्टिकल थे मेरे बॉडी पे थे, फिर बाद में वो हवा में मिक्स हो गए, मतलब वो डिफ्यूजन है। बराबर, डिफ्यूजन वहां पे हुआ है।
तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन मतलब क्या, कि जब डिफ्यूजन के बीच में कोई हो, कोई मदद करे डिफ्यूजन के लिए, उसे फैसिलिटेड डिफ्यूजन कहेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, व्हेन डिफ्यूजन, व्हेन डिफ्यूजन इज, व्हेन डिफ्यूजन इज मेडिएटेड बाय कैरियर, मतलब क्या कि बीच में कोई तो मदद करेगा डिफ्यूजन के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखोगे तो ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो एक सेल का पार्ट है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेल का बाहर वाला रीजन है, ये सेल के अंदर वाला रीजन है। ठीक है, ये है आउटसाइड, आउटसाइड, और ये सेल के अंदर वाली जगह इनसाइड। क्या बात याद रखनी है, बीच में क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, क्योंकि आपको फैसिलिटेड डिफ्यूजन यहां पे समझना है, तो इधर हमने पार्टिकल में डाले तो वो इधर आ जाएंगे, बट वो बीच में जो यहां पे मदद हो रही है, कौन कर रहा है, ये कैनल कर रहे हैं, कैनल। ठीक है, यस सर। तो इसको, ये प्रोटीन कैनल होते हैं, प्रोटीन से बने हुए कैनल्स। ठीक है, कैनल्स होते हैं जो मदद कर रहे हैं डिफ्यूजन में। जब बीच में कोई मदद करता है उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है जिसने अपना ये पेन निकाला और आपको खरीदना है, तो जैसे मैं हूं, तो ये मेरा पेन है, मुझे बेचना है, आपको खरीदना है, तो आप उसको ऑर्डर करोगे, तो मैं बेचूंगा, आप खरीदोगे, लेकिन बीच में जो मेरी जगह से यहां से पेन उठा के आपकी जगह तक पहुंचा देगा, तो वो बीच में कौन होगा, एक पार्सल वाला, कुरियर वाला। तो यहां पर भी वैसा ही है, बीच में जब कोई इन्वॉल्व होता है डिफ्यूजन में, उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। चलो अगला वाला, बेसिक समझ में आ रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट में है वाटर पोटेंशियल। ठीक है, देखो क्या क्या देखने वाले हैं। वाटर पोटेंशियल के बाद ये उसका है वाटर पोटेंशियल, उसके बाद प्लाज्मोलिसिस, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन देखेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड देखेंगे, ट्रांसपायरेशन देखेंगे, एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। इतना पार्ट हम बचा हुआ है जो हम देखना है। चलो, वाटर पोटेंशियल क्या है, ठीक है, ऐसा त्रिशूल, त्रिशूल से इसको डिनोट करते हैं, किससे, त्रिशूल से, है ना। यस सर, फ्री एनर्जी। देखो, ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन फ्री एनर्जी। ऑस्मोटिक मूवमेंट मतलब वाटर जो भी मूवमेंट करता है पानी की वजह से, ऑस्मोटिक मूवमेंट जो होती है वो फ्री एनर्जी के ऊपर डिपेंड होती है। फ्री एनर्जी कितनी है वहां पे, फ्री एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल। देखो, फ्री एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल वाटर में कितनी है, उसे केमिकल पोटेंशियल कहते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल पोटेंशियल। और केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर, अब अभी अभी बोला यार, केमिकल पोटेंशियल इज नथिंग बट दी, क्या है, केमिकल पोटेंशियल इज नथिंग बट दी फ्री एनर्जी, राइट। केमिकल पोटेंशियल इज नथिंग बट द फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल। क्या बात समझ में आ रहा है। सो फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल, दैट इज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर। केमिकल पोटेंशियल यानी फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो वाटर की रहेंगी, उसे हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। ये चीज आपको समझनी है। व्हाट इज वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल को बोल सकते हैं केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर, या फिर फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दोनों भी एक ही है ना। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि ये हमें बताता है, वाटर पोटेंशियल या फिर केमिकल पोटेंशियल जो है हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट। वाटर किस मूवमेंट में डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। ठीक है, अब ये ऑलवेज हमेशा याद रखना कि वाटर पोटेंशियल क्या है, केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर, है ना। केमिकल पोटेंशियल, व्हाट इज केमिकल पोटेंशियल, इट इज अ फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अब ये मूवमेंट जो करेगा, डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट कौन डिसाइड करता है, ये वाटर पोटेंशियल। और ये हमेशा याद रखना, हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल में क्या हो जाएगा, मूवमेंट होगी, किसकी, वाटर की। अब फॉर्मूला आप देखो, अगर हमें वाटर पोटेंशियल निकालना है तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर को माइनस करना पड़ेगा टर्जर प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि क्या, पानी की वजह से तैयार हुआ हुआ प्रेशर। ठीक है, पानी के वजह से बना प्रेशर, ठीक है, वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। और टर्जर प्रेशर सेल फूलने के वजह से बना प्रेशर। ठीक है, हाँ। तो वाटर पोटेंशियल अगर हमें निकालना है, वाटर पोटेंशियल इट इज नथिंग बट द केमिकल पोटेंशियल। और केमिकल पोटेंशियल या फिर वाटर पोटेंशियल यानी क्या, तीनों को हम बोलेंगे फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल।
ठीक है, पर मॉलिक्यूल। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से टर्जर प्रेशर माइनस करेंगे, आपको देखने को मिलेगा। और ये चीज आपको याद रखनी है, इफ ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हाई है एंड टर्जर प्रेशर अगर लो है तो वाटर पोटेंशियल जो होगा ये हाई होगा, हमेशा याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ सर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हाई है, ज्यादा है, टर्जर प्रेशर कम है तो वाटर पोटेंशियल हाई रहेगा। इतनी चीज आपको समझनी है। वाटर पोटेंशियल क्या है वो समझा हमने, और वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला भी समझा। ठीक है, वाटर पोटेंशियल यानी क्या है, केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, यस। तो फ्री एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इज वाटर पोटेंशियल, इट इज नथिंग बट द फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल। डन। हाँ, अब देखो नेक्स्ट में है प्लाज्मोलिसिस, बराबर। हाँ, हमेशा याद रखना व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस। देखो यहां पर आप देख सकते हो, प्लाज्मोलिसिस मतलब क्या कि जब कोई सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है। देखो सॉल्यूशन के तीन टाइप होते हैं, एक हाइपरटोनिक, एक आइसोटोनिक, एक हाइपोटोनिक, है ना। हमेशा याद रखना हाइपरटोनिक में क्या होता है, वाटर कम सोल्यूट ज्यादा। ठीक है, जिस सॉल्यूशन में वाटर कम होता है और सोल्यूट ज्यादा होता है, सोल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है ना, पानी कम होता है उसमें, तो वो होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक जिसमें सेम सेम होगा, है ना, उसमें वाटर एंड सोल्यूट, वाटर और सोल्यूट जो है वो सेम सेम होगा। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें वाटर ज्यादा होगा, ठीक है, वाटर ज्यादा होगा और सोल्यूट कम होगा। अब अच्छे से समझना है आपने, अगर वाटर कम है तो वो सेल क्या हो जाती है, हमेशा रखना फ्लैसिड हो जाती है, पिचक जाती है। इसको बोल जाते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस, जब हम एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तब वो सेल के अंदर का पानी पूरा बाहर चला जाता है, तो सेल क्या हो जाती है, प्लाज्मोलाइज बोलते हैं इसको। ठीक है, प्लाज्मोलाइज, समझा, बिल्कुल सर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद आइसोटोनिक अगर हम देखेंगे, आइसोटोनिक यानी क्या कि जहां पर सेम अंदर और बाहर सेम वाटर है। ठीक है, आइसोटोनिक वाटर और सोल्यूट दोनों भी सेम, बाहर अंदर दोनों तरफ। अब इसको ये भी थोड़ा सा समझ सकते हैं, थोड़ा इजी वे में लेते हैं इसको। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, थोड़ा इजी वे में लेते हैं। अब ये समझना है आपने व्हाट इज हाइपरटोनिक, कि जिसमें बाहर वाटर ज्यादा है अंदर कम है, बस। आउटर वाटर ज्यादा, इनर साइड में कम, यही इसका करेक्ट मीनिंग हम यहां पे लगा सकते हैं। इधर बोथ साइड सेम, और इधर इधर हाइपो है, अंदर इनर साइड में ज्यादा है, इनर साइड में ज्यादा है, आउटर साइड में कम है। क्या कम है और क्या ज्यादा है, वाटर कम है, ज्यादा है। अब देखो बाहर अगर वाटर ज्यादा है अंदर कम है तो सेल पिचक जाएंगी, ये प्लाज्मोलाइज्ड। आइसोटोनिक, बाहर जितना है उतना ही अंदर है तो सेल एज इट इज स्ट्रक्चर उसका एज इट इज बना रहेगा। और अगर हम बात करें यहां पर हाइपोटोनिक की, यानी कि क्या, अंदर वाटर ज्यादा है बाहर कम है, तो सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, टर्जिड जिसको बोलते हैं, टर्जिड यानी कि क्या, फूलना। ठीक है, डन। चलो अगला पार्ट यहां पर हम देखते हैं क्या है, वो है आपका मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देखो अब हम देखेंगे मैकेनिज्म। अब हमेशा याद रखना व्हाट इज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म यानी होता है एक्चुअल प्रोसेस। एक्चुअल प्रोसेस कैसे होता है, एक्चुअल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कैसे होता है। तो यहां पर दो आपको दिए गए हैं प्रोसेस, जो कि है एक है एक्टिव और दूसरा है पैसिव। अब हमेशा याद रखना, आपको पता है इनकम के दो यहाँ पे चॉइसेस हैं, पर्याय हैं, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम यानी क्या कि जो हम मेहनत करके कमाते हैं, मेहनत करके मतलब हम काम कर रहे हैं पैसा आ रहा है, एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम, हम काम नहीं कर रहे फिर भी पैसा आ रहा है, मतलब बिना कोई एनर्जी डाले, बिना कोई समय दिए, बिना कोई मेहनत के पैसा आ रहा है, वो हो गया पैसिव। बराबर कि नहीं, यस। तो इसी तरीके से आपको समझना है कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन, जब वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब होता है बाय द रूट, जब रूट द्वारा वाटर प्लांट में एब्जॉर्ब होता है, जिसमें एनर्जी खर्च होती है, वो होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, है ना, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। और दूसरा है पैसिव एब्जॉर्प्शन, जो कि प्लांट के अंदर रूट से पानी तो आता है बट कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, वो होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। समझ रहे हो, बिल्कुल सर। तो इसमें कैसे होता है सर, अब ये कैसे होगा वो भी थोड़ा बता दीजिए। अब देखो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऐसे होगा कि यहां पर जो रूट के सेल है वो ताकत लगाएंगे मतलब एनर्जी खर्च होगा, तो रूट के सेल से वाटर क्या हो जाएगा, प्लांट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्टिव एब्जॉर्प्शन, क्योंकि एनर्जी खर्च हुई है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
यहां पे पैसिव ऑब्जॉर्प्शन है, यानी क्या कि यहां पर जो रूट सेल है वो कुछ काम नहीं करती। यहां पर क्या होता है, तो देखो प्लांट में एक मैकेनिज्म होता है कि ऊपर से वाटर लॉस होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन या ट्रांसपीरेशन, जो आगे हम देखेंगे। वाटर लॉस होना, वाटर लॉस होना, तो ऊपर से क्या होता है, वाटर लॉस होता है ना, तो नीचे से अपने आप वाटर क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। तो इसमें कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे कोई दिया है, तो दिया अगर हमने लगाया, उसमें तेल डाला, उसमें एक बात डाली, ऊपर से जला दिया, तो ऊपर से दिया जलता है, तब तक नीचे का ऑयल ऊपर अपने आप चढ़ते जाता है। दिया बुझेंगे तो ऑयल ऊपर नहीं चढ़ेगा। यहां पर भी वैसा ही है, ऊपर से वाटर लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, दैट इज ट्रांसपीरेशन। दैट्स वाई नीचे से गेन हो रहा है, क्योंकि बीच में एक खिंचाव तैयार हो रहा है, उसे ट्रांसपीरेशन पुल कहते हैं, है ना। तो वो होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन, और एक्टिव एब्जॉर्प्शन रूट सेल की वजह से होता है। तो ये एक्टिव पैसिव, ये चीज आपको समझनी है, बराबर। चलो, मतलब ये ऐसा ही है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्विमिंग करना है और पानी का बहाव ऐसे है, तो आप पानी के बहाव के साथ अगर स्विमिंग करोगे तो आप आगे भी बढ़ोगे, लेकिन एनर्जी भी खर्च नहीं होगा। और अगर आप उल्टी दिशा में बढ़ोगे तो फिर एनर्जी खर्च होगा। तो यहां पर वैसे ही चीजें आपको कहीं ना कहीं तो देखने को मिल रही है। चलो, अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड देखते हैं, उसके बाद ट्रांसपीरेशन, और उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटल एपरेटस देख रहे हैं। देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के अंदर। तो प्लांट के अंदर जो फूड होता है, हमेशा याद रखना, ये किस किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। नीड फूड फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए प्लांट के अंदर फूड होना बहुत जरूरी है। ओके, फूड जो है ओनली ग्रीन लीव्स में बनता है, ये चीज आपको याद रखनी है, और प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है, लाइक रूट, स्टेम, फ्रूट्स, कैन नॉट मेक फूड, ये फूड नहीं बना सकते। दे गेट फूड फ्रॉम द लीव्स, वो पत्तों से फूड ले लेते हैं। जो नॉन ग्रीन पार्ट होता है प्लांट में, वो फूड नहीं बना सकते, ये चीज को समझ लीजिए अच्छे से। अब दो चीजें है, एक होता है सोर्स, एक होता है सिंक। प्लांट के अंदर दो जगह है, एक सोर्स और सिंक। सोर्स यानी क्या कि जहां पे फूड बनेगा, जिस जगह पे प्लांट के जिस जगह पे फूड बनता है वो होता है सोर्स, और जिस जगह पे वो यूज होता है वो होता है सिंक, है ना। देखो कितना इंटरेस्टिंग, यहां भी देख रहे हो, अ पार्ट वेयर फूड इज मेड, जैसे कि लीव्स, पत्ते क्या हो गए, सोर्स जहां पे फूड बनता है, एंड पार्ट वेयर द फूड इज यूज्ड और स्टोर्ड, दैट इज दी, आपका आ जाएगा रूट। रूट हो गया, स्टेम हो गया, फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, जिसमें क्या होता है, यूज होता है खाना, पार्ट एनर्जी, या फिर वहां पे स्टोर्ड होती है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं तो आपको समझनी है। जैसे आपके घर के अंदर सोर्स क्या होगा, किचन, जहां पे खाना बनता है, राइट। एंड सिंक क्या होगा, सिंक जहां पे खाना यूटिलाइज होता है, यानी हॉल के अंदर आप खाना खाते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं पे समझनी है। तो जो ग्रीन पार्ट्स है वो क्या होंगे, सोर्स जहां पे खाना बनेगा, और अदर जो नॉन ग्रीन पार्ट्स जैसे कि रूट, स्टेम, फ्रूट्स, ये सारी चीजों के अंदर वो यूज होगा, दैट इज वो सिंक कहलाएगा। चलो, अगला पार्ट देखते हैं हम, ट्रांसपायरेशन, यानी कि क्या, वाटर लॉस होना। हमेशा से रखना, याद रखना कि ट्रांसपायरेशन मतलब होता है वाटर लॉस होना, ठीक है। तो वाटर लॉस जो है वो दो फॉर्म में हो सकता है, हमेशा याद रखना। अब ओनली ट्रांसपायरेशन अलग है, और एक गटेशन होता है वो एक अलग है। अब दोनों को समझेंगे हम। देखो, जो प्लांट के अंदर, थोड़ा मैकेनिज्म को थोड़ा समझते हैं पहले, कि जो प्लांट्स है ये कंटिन्यूअसली वाटर को एब्जॉर्ब करता रहता है, ठीक है। 5% ऑफ टोटल वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, ठीक है। 5% जो टोटल वाटर होता है वो रूट से एब्जॉर्ब होता है ना। रिमेनिंग 95% वाटर बिकम सरप्लस। देखो, अगर प्लांट ने, ठीक है, हमारे पास अगर कोई प्लांट है, तो ये मैं निकाल देता हूं प्लांट। ये प्लांट ने अगर 100 लीटर, कितना, हाउ मच, 100 लीटर पानी इसने एब्जॉर्ब किया है, तो सिर्फ 5% यूज होगा, और जो 95% वाटर होगा ना बेटा, वो हो जाएगा लॉस, ठीक है। अब जो वाटर लॉस हो रहा है, ये दो फॉर्म में हो सकता है। प्लांट बॉडी से वाटर लॉस दोनों फॉर्म में होता है, दो फॉर्म में होता है, एक होता है लिक्विड और एक होता है वाटर। अरे सर, दोनों भी तो सेम है, क्या बता रहे हो सर। वाटर वेपर्स बोलेंगे इसको, मतलब गैस के फॉर्म में, वाटर वेपर्स। अब लिक्विड और गैस दोनों फॉर्म में होता है। जो वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, उसे बोलते हैं ग्यूटेशन, ठीक है। और जो लिक्विड वेपर्स के फॉर्म में होता है लॉस, उसे बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। बस यही तो चीज समझनी है।
बराबर। हाँ सर। तो प्लांट ने अगर 100 लीटर पानी एब्जॉर्ब किया तो 5% यूज करते हैं, 95% लॉस करते हैं। जो लॉस होते हैं वो दो फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में गटेशन और वाटर वेपर्स के फॉर्म में किया तो ट्रांसपीरेशन। ठीक है, देखो गटेशन बहुत कम होता है 1% और ट्रांसपीरेशन 99%। मतलब अगर आप देखा जाए कि प्लांट जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर 99% वो उसी से ही लॉस करता है, ओनली 1% लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे आप सुबह सुबह कहीं रनिंग में गए होंगे तो जो ग्रासेस होती है, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, ऐसा पैर अगर घुमाते हैं तो पैर को पानी लगता है, लेकिन बारिश तो हुई नहीं थी, फिर पानी कहां से आया? क्योंकि वो गटेशन, इन द फॉर्म ऑफ गटेशन 1% वहां पे लॉस हुआ है। जो ट्रांसपायरेशन है वो इंपॉर्टेंट है, 99% वाटर जो है वो वाटर वेपर्स के फॉर्म में लॉस होता है फ्रॉम द प्लांट बॉडी, दैट इज द बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। इसमें 3 प्रोसेस है। एक है क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है, लेंटिकल क्या होता है, स्टोमेटल क्या होता है? देखो क्यूटिकल जो है, एक चीज आपको समझनी है, जो पत्ता होता है, पत्ते के ऊपर जो वैक्सी लेयर होती है वो होती है क्यूटिकल, उससे वाटर लॉस होता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। बट वो वेपर्स के फॉर्म में होता है, दैट्स व्हाई ये ट्रांसपीरेशन के 3 टाइप है। लेंटिकुलर, लेंटिकुलर मतलब जो एक खोड़ होता है प्लांट का, उसके छोटे 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 पोर्स होते हैं जिसे लेंटी सेल्स कहा जाता है, उसके फॉर्म में वाटर लॉस होता है, लेंटिकुलर। और अगर हम तीसरा देखें स्टोमेटल, तो स्टोमेटल मतलब ये पत्ता होता है और पत्ते के अंदर ये छोटे 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 स्टोमेटा होते हैं जो आपको पता है लीव्स के ऊपर, वहां से वाटर लॉस होना स्टोमेटल। खोड़ स्टेम के छोटे छोटे पोर से, लेंटी सेल से होना लेंटिकुलर, और क्यूटिकल पत्ते के ऊपर वैक्स लेयर होती है उससे होना आपका क्यूटिकुलर। अब थोड़ा स्टोमेटा को थोड़ा समझते हैं, जो पत्तों के ऊपर होता है, लीव्स के ऊपर होता है, ये आपको याद रखना है। ऐसे पत्तों के ऊपर जो रहता है ना स्टोमेटल एपरेटस, ये देखो, इसको थोड़ा जूम करेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलेगा, जहां पर क्या क्या होता है। देखो सबसे पहले तो यहां पर स्टोमेटा पोर्स होता है जिससे वाटर बाहर आता है। अब जैसे ही पोर हो जाएगा उसके बाजू में गार्ड सेल होते हैं, जैसे पता ना दरवाजे के पास कैसे गार्ड होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, वैसे यहाँ पे 2 सेल होती है, एक ये 2, ये होते गार्ड सेल। स्टोमेटल पोर के बाद गार्ड सेल, और गार्ड सेल के बाद ये यहाँ पे ऐसे सेल होते हैं जिनको एसेसरी सेल्स कहा जाता है। ठीक है, सब्सिडरी, नॉट एसेसरी, सॉरी, सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, ये आप देख सकते हो, दीज आर दी सब्सिडरी सेल्स, दिख रहे? यस सर। तो सब्सिडरी सेल्स के बाद जो है, देन उसके आगे ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, सेल है तो उसमें बीच बीच में जो डॉट है वो क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। तो ये होता है इपिडर्मल सेल। तो स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल, इपिडर्मल सेल। अब ये गार्ड सेल के भी 2 शेप होते हैं। ठीक है, अब देखो गार्ड सेल के 2 शेप होते हैं, ये जो गार्ड सेल है ना स्टोमेटल के ऊपर, हाँ, ये होता है किडनी शेप। तो किडनी शेप आपको समझना है, किडनी शेप का गार्ड सेल होता है कुछ प्लांट्स के अंदर, लीव्स के ऊपर। और यहां पर डबल शेप होता है, डम्बल शेप भी गार्ड सेल आपको देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें दोनों टाइप के शेप के होते हैं, है ना। अब जैसे जब पोर यहाँ पर गार्ड सेल फूलेंगी तो अपने आप पोर ओपन हो जाएगा, और गार्ड सेल जब पिचक जाएंगी तब अपने आप यहाँ पर पोर्स क्लोज हो जाएंगे। तो उसका भी एक अलग ही मैकेनिज्म है कि किस तरीके से पोर्स ओपन एंड क्लोज होते हैं, वो हम डिटेल लेक्चर में हालांकि देखने ही वाले हैं। फिलहाल यहां तक आपने समझ लिया कि किस तरीके से चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर रिलेशन के अंदर बेसिक चीजें हैं जो हमें और चैप्टर में इंटरेस्टिंग लगती है। जब डिटेल चैप्टर पढ़ेंगे तो और डेफिनेटली जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड एंड आपने इंजॉय किया होगा आज का लेक्चर। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज लाइक करिए, फटाफट सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट में लिखिए कि आप बायोलॉजी में कितना मार्क्स लेना चाहते हो, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।